तो प्रिंसिपल क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन का कि कंसेंट इज अ गुड डिफेंस। कंसेंट क्या है? कंसेंट एक बहुत ही अच्छा डिफेंस है किस चीज के लिए? फॉर सिविल एक्शन इन टॉर्ट। भैया बट कंसेंट मस्ट इंक्लूड बोथ नॉलेज ऑफ रिस्क एंड अजम्पशन ऑफ रिस्क, दैट इज रेडीनेस टू बियर हार्म। कंसेंट एक डिफेंस होता है, एक अच्छा डिफेंस होता है, लेकिन कंसेंट में क्या इंक्लूड होनी चाहिए? उस रिस्क की नॉलेज और उस रिस्क का अजम्पशन, मतलब कि उस रिस्क से जो हार्म होने वाला है उसको बियर करने की रेडीनेस होनी चाहिए। किसमें? उस बियर करने वाले इंसान में। फैक्ट्स क्या कह रहे हैं? फैक्ट्स कह रहे हैं कि a lady passenger was aware that the driver of the cab in which she opted to travel was little intoxicated. उसे पता था कि ये आदमी इंटॉक्सिकेटेड है, ये जो है नशे में है। The cab met with an accident and lady got injured. ठीक है, क्या हुआ? कैब का एक्सीडेंट हो गया और लेडी क्या हो गई? लेडी इंजोर हो गई। ठीक, चार ऑप्शन है आपके पास। पहला कह रहा है कि ड्राइवर कैन टेक द प्ली दैट ही वाज लाइटली इंटॉक्सिकेटेड, लेडी इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम कंपनसेशन एज शी हैड नॉलेज ऑफ द रिस्क, lady is entitled to claim compensation as she only knew about the risk and there was no assumption of risk, lady can refuse to pay the fare and she had suffered injuries। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है आपका कि भैया लेडी किराया नहीं देगी क्योंकि उसको इंजरीज हुई है, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक, ऑप्शन ए बचता है कि ड्राइवर कैन टेक द प्ली दैट ही वाज लाइटली इंटॉक्सिकेटेड, ये तो कोई प्ली नहीं हुआ भाई, कितना भी पिया और आपने ड्राइव नहीं करेंगे उसके बाद। अब आपके पास दो ऑप्शन कौन कौन से हैं? बी और सी। और क्या कह रहा है? बी कह रहा है कि लेडी इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम कंपनसेशन एज शी हैड नॉलेज ऑफ द रिस्क। ठीक, और दूसरा कह रहा है कि लेडी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम कंपनसेशन एज शी ओनली न्यू अबाउट रिस्क एंड देयर वाज नो अजम्पशन ऑफ रिस्क। तो देखिए यहाँ पे लेडी को पता था कि भाई वो पिया हुआ है, वो नशे में है, वो इंटॉक्सिकेटेड है, तो देयर इज अ रिस्क। ठीक, देयर इज अ रिस्क, उसे क्या थी? नॉलेज थी रिस्क की, लेकिन क्या उन्हें अजम्पशन थी उस रिस्क की? क्या वो अज्यूम करके चल रही थी कि ऐसा होने ही वाला है? जी नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा आंसर सी, कि लेडी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम कंपनसेशन एज शी ओनली न्यू अबाउट द रिस्क एंड देयर वाज नो अजम्पशन ऑफ रिस्क। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 33 के बाद, ये क्वेश्चन नंबर 34। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, 44 लिखा हुआ है, माफ कीजिएगा हमें इसके लिए। प्रिंसिपल क्या कह रहा है? पर्सन इज सेड टू अबेट द डूइंग ऑफ अ थिंग व्हेन ही इंस्टिगेट्स एनी अदर पर्सन टू डू दैट थिंग। एक पर्सन को कब कहा जाता है कि उसने किसी चीज को अबेट किया है? जब वो किसी को इंस्टिगेट करता है, किसी दूसरे पर्सन को वो चीज, वो काम करने के लिए। ठीक, दूसरा जो आपका प्रिंसिपल है वो कह रहा है कि mere acquiescence however does not amount to instigation। सिर्फ एक्विसेंस जो होती है वो अमाउंट नहीं करती किस चीज को? इंस्टिगेशन। फैक्ट्स, A says to B I am going to kill C। A B को बोलता है मैं C को मारने वाला हूँ, और B रिप्लाई करता है do as you wish and take the consequences whereafter A kills C। भैया बी रिप्लाई करता है कि जैसा मन है वैसा करो, और उसके बाद उसका जो परिणाम होगा, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके लिए क्या रहना? रेडी रहना। ठीक, तो भैया वो कहता है जो करना है वो करो, उसके बाद जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसको भुगतना, उसके लिए रेडी रहना। उसके बाद क्या करता है? ए जो है वो सी को मार देता है। क्या यहाँ पे अबेटमेंट हुआ? मुझे तो नहीं लगता। देखिए चार ऑप्शन है, बी हैज नॉट अबेटेड ए टू किल सी। बी बोल रहा है बी हैज अबेटेड ए टू बाय कॉन्स्पिरेसी। देखिए यहाँ कहीं कॉन्स्पिरेसी नहीं है जिसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। सी बोल रहा है बी अबेटेड ए टू किल सी। ठीक है, और डी बोल रहा है बी इज जॉइंटली लायबल विद ए फॉर किलिंग सी। ठीक है, ये जॉइंटली लायबल वाला भी आपको खत्म हो जाएगा, प्रिंसिपल के साथ नहीं जा रहा है। अब ए कह रहा है बी हैज नॉट अबेटेड ए टू किल सी, और सी कह रहा है कि बी अबेटेड ए टू किल सी। ठीक,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उसने बोला कि भाई आई एम गोइंग टू किल सी, मैं जा रहा हूँ क्या करना है, सी को किल करना है। और बी ने क्या रिप्लाई किया कि भाई जैसे आपकी मर्जी वैसा करिए, और उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे उसके बाद आप तैयार रहेगा। और उसके बाद ये क्या करता है, सी का मर्डर कर देता है, सी को किल कर देता है। ठीक, हमारे पास दो ऑप्शन है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है और दो प्रिंसिपल भी है। पहला प्रिंसिपल क्या कहता है कि a person is said to object the doing of a thing when he instigate any other person to do that thing। ठीक है, वो जब इंस्टिगेट करता है दूसरे पर्सन को वो चीज करने के लिए। और दूसरा बोल रहा है mere acquiescence however does not। अच्छा, acquiescence का मतलब क्या होता है, acquiescence का मतलब होता है चुप रहना, मौन रहना, कुछ ना कहना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये तो कह देता है कि भाई आपकी जैसी मर्जी है वैसा करिए। तो इसने क्या किया, इसने उसे परवेट किया, ऐसा माना जाएगा। ठीक, अगर हम प्रिंसिपल के साथ जाएं तो। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 35। A servant is one who is employed to do some work for his employer master. He is engaged under a contract of service. He works directly under the control and direction of his master। भैया सर्वेंट वो होता है जो एम्प्लॉयड होता है किसके अंदर, एक मास्टर के अंदर। ठीक, वो इंगेज होता है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, वो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के अंदर इंगेज होता है। ही वर्क डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ हिज मास्टर, और वो डायरेक्टली अपने मास्टर के कंट्रोल में काम करता है, उसके डायरेक्शन में काम करता है। इन जनरल द मास्टर इज वाइकेरियसली लायबल फॉर दोस फॉल्ट्स ऑफ हिज सर्वेंट व्हिच आर डन बाय द सर्वेंट इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। इन जनरल मास्टर जो होता है वो वाइकेरियसली लायबल होता है उन टॉर्ट्स के लिए, उन रॉन्गफुल एक्ट्स के लिए जो उसके सर्वेंट द्वारा किए जाते हैं, जो उसका सर्वेंट करता है कब, इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। ठीक, फैक्ट्स। चलिए टाइप है ये क्वेश्चन है आपका वाइकेरियस लायबिलिटी पे। ठीक, ये कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन है आपका वाइकेरियस लायबिलिटी पे। फैक्ट्स क्या कह रहा है कि M अपॉइंटेड D एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ ड्राइविंग हिज टूरिस्ट व्हीकल। M ने D को अपॉइंट किया किस लिए, उसके जो एक्सक्लूसिवली जो उसका टूरिस्ट पर्पस के लिए जो उसने व्हीकल ले रखा है उसको ड्राइव करने के लिए। M also appointed C exclusively for the purpose of performing the work of a conductor for the tourist vehicle। और उसने C को उसी टूरिस्ट व्हीकल के कंडक्टर के लिए एक्सक्लूसिवली हायर किया। ड्यूरिंग वन ट्रिप एट द एंड ऑफ द जर्नी, एक ट्रिप में जर्नी खत्म होने से पहले C while D was not on the driver seat, जब D अपनी ड्राइविंग सीट पे नहीं था, C ने क्या किया, बस को टर्न करने के लिए, बस को टर्न करने के पर्पस के लिए उसने क्या किया, व्हीकल को ठीक है, उसने क्या किया भैया, नेक्स्ट जर्नी के लिए राइट डायरेक्शन में टर्न करने के लिए व्हीकल को टर्न करना था, उसने व्हीकल को चलाया। ठीक है, स्पीड पे, हाई स्पीड पे, और नेग्लिजेंटली उसने क्या किया, पी नाम के आदमी को इंज्योर कर दिया। ठीक भाई, व्हीकल को टर्न करके उसने राइट जर्नी को उसको चलाया और किसको इंज्योर कर दिया, पी को इंज्योर कर दिया। अब क्या एम जो मास्टर है वो उसके लिए लायबल होगा? देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि एम कुड बी मेड लायबल फॉर द एक्ट ऑफ सी as C's acts of driving the vehicle was within his scope of employment। क्या वो एम्प्लॉयमेंट के स्कोप में था? उसका एम्प्लॉयमेंट तो भाई वो कंडक्टर का था, वो अगर ड्राइवर कर रहा था तो वो आउट ऑफ द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था, एलिमिनेट। ठीक है, ऑप्शन ए। बी, एम इज नॉट लायबल एज ही वाज नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, वेग, एलिमिनेट, प्रिंसिपल के साथ ही नहीं जाता। ऑप्शन सी, एम कुड नॉट बी मेड लायबल फॉर द एक्ट ऑफ सी एज सी's act of driving the vehicle was not in the course of employment। ठीक है। डी, एम कुड बी मेड लायबल फॉर द एक्ट ऑफ सी एंड सी वाज एम्प्लॉयड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा कि भैया एम को लायबल नहीं कर सकते क्योंकि वो अंडर कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं था। ठीक है, तो ये आपके प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस खत्म हो गए। अब ये आता है आपके कौन से क्वेश्चन है, ये 15 क्वेश्चन, ये जो 15 क्वेश्चन है आपके, ये 50 तक जाएगा, 49 तक नहीं। ये जो 15 क्वेश्चन है ये है आपके लीगल किसके, एप्टीट्यूड के। ठीक, किसके क्वेश्चन है ये लीगल एप्टीट्यूड के हैं। इसमें लीगल फ्रेजेस, ठीक, लीगल टर्म्स और मैक्सिम्स, ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है और ये सारी चीजें हमें बाय हार्ट
करनी है। ठीक ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 36 से देखते हैं कि 36 हमसे क्या पूछ रहा है, और 36 से 50 तक ये हमसे जो भी हमारे क्वेश्चन उन्हें सॉल्व करते हैं, फिर हमारा क्रैक 2016 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा, फिर हम अगला क्वेश्चन पेपर की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन बोल रहा है भाई कि एलिबाई का मतलब क्या होता है। ठीक है, एलिबी मींस अ प्ली बाय एन अक्यूज्ड पर्सन। एक अक्यूज्ड पर्सन प्ली ऑफ एलिबाई करता है तो उससे उसका मतलब क्या होता है, तो देखिए उससे उसका मतलब होता है प्ली ऑफ एलिबाई से कि he was present somewhere else। ठीक है, सपोज करिए कि ए पे चार्जेस हैं किसके, मर्डर के, किसके मर्डर के, बी के, और ए पे ये चार्जेस है कि ए ने बी का मर्डर किया, कहां पे, सपोज करिए भोपाल में। ठीक, अब ए अगर ये बोल रहा है कि वो जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन भोपाल में था ही नहीं, वो कहां था, वो दिल्ली में था। ठीक, तो वो क्या लगा रहा है, वो लगा रहा है आपका प्ली ऑफ एलिबाई। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि भाई वो कहीं और प्रेजेंट था। ठीक है, he was present somewhere else और he was present elsewhere। ठीक, चलिए, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ रिलीजन कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। ठीक है, तो भैया ये किस ग्राउंड्स पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं मिल सकती है, वो है सोशल जस्टिस। ठीक, सोशल जस्टिस के ग्राउंड्स पे। देखिए, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना है तो रेस्ट्रिक्शन लग सकता है, मोरालिटी को मेंटेन करना है, हेल्थ को मेंटेन करना है, तो किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी पे, किसी भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे वो रेस्ट्रिक्शन लग सकता है। लेकिन अगर सोशल जस्टिस का बोल करके आप किसी को भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन का राइट किसी का नहीं ले सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हम सोशली एक जस्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सोशल जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एन अथॉरिटी इज होल्डिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अनदर इन अ फिडुशियरी कैपेसिटी। भाई एक अथॉरिटी अगर किसी दूसरी अथॉरिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन, किसी के बारे में अथॉरिटी किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन रखी, किस कैपेसिटी में, फिडुशियरी कैपेसिटी में, मतलब फेज की कैपेसिटी में, फेज पे रखी है इंफॉर्मेशन अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। वो इंफॉर्मेशन किस एक्ट के अंदर है, किस एक्ट के, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंदर मे नॉट बी ऑब्टेनेबल। ठीक है, तो भैया अगर फिडुशियरी कैपेसिटी में किसी अथॉरिटी के पास कोई इंफॉर्मेशन रखी हुई है तो उसे आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंदर ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो फिडुशियरी रिलेशनशिप किस चीज पर बेस्ड होती है, तो फिडुशियरी रिलेशनशिप किस चीज पर बेस्ड होती है, वो बेस्ड होती है फेथ पर, वो बेस्ड होती है ट्रस्ट पर। फिडुशियरी का मतलब होता है अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, अ रिलेशनशिप ऑफ फेथ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। Which one of the following is not a directive principle of state policy under Part 4 of the Constitution of India? देखिए, जब इसकी हम बात कर रहे थे, मैंने आपको ये चीज पढ़ाई रखी है कि कौन कौन सी डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ इंडिया, डायरेक्टिव पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो पार्ट 4 में दिए हुए हैं उसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत एंड प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ आर अ डीपीएसपी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो ऑप्शन ए है आपका प्रमोशन ऑफ एडल्ट एजुकेशन, वो डीपीएसपी में, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में नहीं आता है। ठीक, ऑडी अल्टरम पार्टम, ऑडी अल्टरम पार्टम का मतलब क्या होता है, ऑडी अल्टरम पार्टम का मतलब होता है कि जो दूसरी पार्टी है उसे भी सुनने का मौका दिया जाए, मतलब गिविंग अपॉर्चुनिटी टू ऑफ हियरिंग टू दी अदर साइड। ठीक, ये होता है ऑडी अल्टरम पार्टम का मतलब। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। ठीक, which among the following was described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution of India?
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को बोला गया है। अगर आर्टिकल पूछा जाता है आपसे तो आर्टिकल 32 को बोला गया है। ठीक है, आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक, एक केस में प्रियम्बल को भी सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। वो केस मैं आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन की लेक्चर्स लूंगा उसमें बताऊंगा, किस जस्टिस ने बोला है उनके बारे में भी बताऊंगा। अभी आप ये समझिए कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किसको बोला है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को बोला है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहाँ आती हैं, आर्टिकल 32 में आती है। तो अगर आर्टिकल पूछा जाता है तो आर्टिकल 32 और राइट पूछा जाता है तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक, 42 ऑर्बिटर डिक्टा। ऑर्बिटर डिक्टा मींस, ऑर्बिटर डिक्टा का मतलब क्या होता है। ठीक, देखिए ऑर्बिटर डिक्टा बेसिकली एक ऐसा ओपिनियन होता है कोर्ट का जिसका कोई रेलेवेंस नहीं होता है किस चीज के लिए, कोर्ट के डिसीजन के लिए या फिर इसलिए जजमेंट के लिए। ठीक, जिसका जजमेंट में या फिर जिसका जजमेंट में कोई रेलेवेंस या नेसेसरी इंपॉर्टेंस नहीं होता है। ठीक, तो एन ओपिनियन गिवन बाय द कोर्ट नॉट नेसेसरी फॉर द डिसीजन इज ऑर्बिटर डिक्टा। ठीक, तो जब क्या होता है कभी-कभी डिसीजन सुनाए जाते हैं तो डिसीजन के साथ जो कुछ एक्स्ट्रा चीजें कोर्ट कहता है जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए या गवर्नमेंट को लागू करनी चाहिए, जिनका डिसीजन से कोई लेना देना नहीं होता, पर कोर्ट उसे अपने साथ एक बार बताता है कि हाँ इन चीजों को फॉलो करना चाहिए, उसे कहते हैं ऑर्बिटर डिक्टा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 43, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हैज इमर्ज्ड एज अ फंडामेंटल राइट फ्रॉम द राइट टू। तो ये जो आपका राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर आता है। और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी किस राइट के अंदर आता है, आर्टिकल 21 के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, इसी के अंदर आपका राइट टू लाइफ, राइट टू फूड, ठीक है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें इसी आर्टिकल 21 के अंदर आती है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं आप, पर्सोना नॉन ग्रेटा। पर्सोना नॉन ग्रेटा का मतलब क्या होता है, तो पर्सोना नॉन ग्रेटा का मतलब होता है, पर्सोना नॉन ग्रेटा का मतलब होता है भैया एक ऐसा पर्सन जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अनएक्सेप्टेबल पर्सन। ठीक है, क्या मतलब होता है पर्सोना नॉन ग्रेटा का, अनएक्सेप्टेबल पर्सन। तो पर्सोना नॉन ग्रेटा का मतलब होता है अनएक्सेप्टेड पर्सन या फिर अनवेलकम पर्सन। ठीक, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 45। The object of which one of the following writs is to prevent a person to hold public office which he is not legally entitled to hold। तो भैया ये होता है को वारंटो। को वारंटो का मतलब क्या होता है, को वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से आप इस ऑफिस में बैठे हैं इसके लिए आप लीगली एंटाइटल ही नहीं है। और प्रोहिबिशन और सरसरी जो है ये जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल, ठीक है, जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज के लिए होती हैं। ठीक, किसके लिए होती हैं, जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज के लिए। ठीक, और मैंडेमस और ये जो एक और आपकी है हैबियस कॉर्पस वो होते हैं आपकी पब्लिक सर्वेंट के लिए पर्सनल एक्ट। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 46, द ऑब्जेक्ट ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग writs is to prevent a person to hold public office which he is not legally entitled to hold। ठीक, भाई ये क्वेश्चन और ऑप्शन थोड़ा मिक्सअप हो गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47, लिस्ट पेंडेंस मींस। लिस्ट पेंडेंस का मतलब क्या होता है, लिस्ट पेंडेंस का मतलब होता है, ये शायद हम पहले भी वाले क्वेश्चन पेपर में भी कर चुके हैं। लिस्ट पेंडेंस का मतलब होता है एक पेंडिंग सूट। ठीक है, ये एक
डॉक्ट्रिन भी होती है, डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस, ठीक, डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस भी होती है, इसका मतलब होता है पेंडिंग सूट। Which Indian state has prescribed minimum educational qualification for candidate contesting पंचायत polls? तो भैया ये हरियाणा है। कौन सी है? हरियाणा है। As per law the minimum age for the marriage of a boy and girl in India is, तो 18 years होती है लड़कियों की एज और 21 years होती है किसकी? लड़कों की। तो बॉय की कितनी हुई? 21 और गर्ल की 18, ठीक, 21 years and 18 years respectively, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज स्ट्रक डाउन द कॉन्स्टिट्यूशन 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इट इज रिलेटेड टू, किस चीज से रिलेटेड है? तो याद रखिएगा बिल्कुल, ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है कि 99th अमेंडमेंट 2014 किससे रिलेटेड है? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एनजेएसी, शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से रिलेटेड है, ठीक है, और उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया है। चलिए, तो ये हुआ आपका करेक्ट 2016 का क्वेश्चन पेपर, ठीक। इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग के कारण, मिस टाइपिंग के कारण, टाइपो एरर के कारण थोड़ा सा छूट गया है, उसको मैं आपको नेक्स्ट बार के क्वेश्चन पेपर में +1 करके कवर करा दूंगा, ठीक। तो चलिए, सभी ने, आई होप आप सभी को हर क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको अब आप एक बार जब ये पीपीटी अपलोड हो जाती है ऐप पे, तो आप इसको पढ़िए, फिर से हर क्वेश्चन को खुद से लगाइए, खुद से क्वेश्चन करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन रीच आउट टू अस, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, सो नाइस ऑफ यू, बहुत अच्छा लगा, और बिल्कुल ध्यान लगा के पढ़िए, ठीक है। एनर्जी ज्यादा है हमें। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।